नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, पिछले कुछ समय से आपने चर्चा सुनी होगी कि इंडियन एयरफोर्स स्ट्रैटेजिक बॉम्बर को खरीद सकता है या फिर लीज पर ले सकता है। इसके क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, इंडिया को इसे लेना चाहिए, क्या ऑप्शन होना चाहिए फ्यूचर के लिए, आज इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब रशिया सोवियत यूनियन कहलाता था तो उस समय सबसे पहले उसने TU-95 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर बनाया था। उसके बाद में TU-160 भी है, TU-22M भी है, लेकिन ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा सफल होते दिखाई नहीं दिए हैं। और TU-160 की बात करें तो ये काफ़ी पुराना है और ज़्यादा समय इसने हैंगर में ही बिताया है। और सबसे बड़ी इश्यू इसके अंदर आई है मेंटेनेंस की। स्पेशली जब सोवियत यूनियन टूटा था, रशिया बना था, तो बहुत सी इसके अंदर प्रॉब्लम्स आई। और अभी कहा जा रहा है कि इंडिया रशिया से 6 TU-160 लीज पर ले सकता है अपनी सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए। वहीं दोस्तों, अगर हम रशिया की ही बात करें तो रशियन एयरफोर्स के पास 17 सोवियत यूनियन के द्वारा बनाए गए TU-160 बॉम्बर अभी सर्विस के अंदर है। लेटेस्ट की बात करें तो TU-160M2 है जो अपग्रेड किया गया है, लेकिन यह भी पुराने अनयूज्ड एयरफ्रेम के ऊपर डेवलप किया गया है। वहीं दोस्तों, बात करें रशिया के प्लान्स की तो वह अभी 50 TU-160M बॉम्बर्स को अपनी फ्लीट के अंदर शामिल करना चाहता है और 16 जो उनके एग्जिस्टिंग TU-160 है उन्हें वह 2023 तक अपग्रेड करना चाहता है। वहीं दोस्तों, रशिया का इंडिया के लिए क्या प्लान होगा इसकी अगर बात करें तो वह पुराने TU-160 को मॉडर्नाइज करके अपग्रेड करके इंडिया को देना चाहेगा, जैसा कि उसने न्यूक्लियर सबमरीन के लिए भी किया था। इनके अंदर लिमिटेड एयरफ्रेम लाइफ बची होगी। वहीं दोस्तों, बात करें इंडिया की हिस्ट्री की तो इंडिया पहले TU-142 एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर चुका है, जिन्हें TU-95 टर्बोप्रोप स्ट्रैटेजिक बॉम्बर के ऊपर ही डेवलप किया गया था। और ये कितने प्रॉब्लमेटिक रहे थे इसे आप इसी बात से समझ सकते हैं कि हमारे पास 8 एयरक्राफ्ट की फ्लीट थी। 29 सालों के अंदर हमने इसकी 30,000 फ्लाइट आवर ही कंप्लीट किए। वहीं अगर हम P-8I फ्लीट की बात करें जो हमने अमेरिका से खरीदे हैं, इन्होंने 35,000 फ्लाइट आवर को पास कर लिया है 10 सालों से भी कम समय के अंदर। और आपको बता दें, इंडियन नेवी का भी एक प्लान था कुछ साल पहले तक कि 4 TU-22M सुपरसोनिक स्वीप विंग लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजिक मैरीटाइम स्ट्राइक बॉम्बर्स को लीज पर लिया जाए। लेकिन दोस्तों, जब इनके ओवरऑल कॉस्ट को देखा गया और इनके मॉडर्नाइजेशन को देखा गया और इनके फ्लाइट आवर कॉस्ट को देखा गया तो इंडियन नेवी ने इसे रिजेक्ट करने में ही भलाई समझी। और दोस्तों, इसीलिए इंडियन नेवी ने मैरीटाइम स्ट्राइक बॉम्बर को खरीदने का फैसला त्याग दिया। और दोस्तों, अभी की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स को किसी लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजिक बॉम्बर की ज़रूरत नहीं है, खासकर उस समय जब उसके पास उसकी पूरी ओनरशिप ना हो, यानी कि लीज पर लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, हमारे पास सुखोई 30 MKI फाइटर जेट है, इसका हम लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिशन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल या हाइपरसोनिक मिसाइल से भविष्य में लैस किया जा सकता है। ब्रह्मोस वैसे भी इसके साथ में आ चुकी है, इंटीग्रेट हो चुकी है। और लॉन्ग टर्म के अंदर इंडिया किसी भी स्टेल्थ 6th जनरेशन फाइटर बॉम्बर के ऊपर काम कर सकता है, जो दोस्तों इसकी लॉन्ग रेंज मैरीटाइम स्ट्राइक या न्यूक्लियर डिलीवरी के काम में आए। और ऐसे में नेवी और एयरफोर्स दोनों को इसकी मदद मिल सकती है। धन्यवाद। जय हिंद।